बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन आदरणीय श्री अवनीश अवस्थी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, मेरे साथी श्री अनिल सागर जी, प्रमुख सचिव आईटी डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश शासन, श्री महावीर सिंघवी जी, संयुक्त सचिव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लेफ्टिनेंट जनरल श्री विजयकांत जी एंड मैडम, यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश शासन, आईटी डिपार्टमेंट, ऑब्जर्व नाउ, इन सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि 26 साल उत्तर प्रदेश में सेवा करने के बाद पिछले 3 साल से भारत सरकार में हूँ और लखनऊ आने का जब भी कोई मौका मिलता है तो वो बहुत ही सुखद अवसर होता है। तो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और सबसे रूबरू होने का मौका दिया, उसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। आईटी की जब भी बात करते हैं तो शुरुआत होती है उस ज़माने से जब नए नए कंप्यूटर आने शुरू हुए थे, कुछ सरकारी कार्यालयों में डिजिटाइजेशन शुरू हुआ था और उसके बाद सिटीजन सेंट्रिक जो सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन मोड में डिलीवर करने का काम शुरू हुआ और वहाँ से लेके अब आज जहाँ हम खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्फीयर बचा हुआ है जहाँ आईटी का इस्तेमाल ना होता। सर्वव्यापी हो गया है आईटी आज की डेट में। अगर हम आईटी सेक्टर की इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 9% जीडीपी का आईटी सेक्टर से आता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। जीडीपी का 9% आईटी सेक्टर से आना इसको सबसे बड़े 3 सेक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें खड़ा करता है और ये दर बढ़ती जा रही है, ग्रोथ बढ़ती जा रही है। अगर आज हम देखें अपने देश की तरफ तो हम विश्व के सबसे बड़े कनेक्टेड कंट्री हैं, सबसे बड़े कनेक्टेड देश हैं। 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, 70 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस हैं और एक स्टडी से मुझे पता लगा कि हर 7 सेकंड में एक नया सब्सक्राइबर जुड़ जाता है। 5 लाख गाँवों में भारत नेट पहुँचने वाला है, हर जगह ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी। डाटा का कंजम्पशन जिस रेट से बढ़ रहा है वो पूरे विश्व में अधिकतम है और इसकी गति आने वाले समय में और तेज होने वाली है, क्योंकि जो नई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, खासतौर पे एआई, उसका प्रयोग कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचेगा जहां नहीं होगा। चाहे हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, मेडिकल की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, बैंकिंग की बात करें, किसी भी सेक्टर में देखेंगे तो एआई का इस्तेमाल बढ़ता ही जाएगा। अमिताभ जी यहाँ बैठे हैं, आज भाषणी का एक एमओयू वहाँ साइन होने वाला है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ऐसा सेक्टर हो चुका है जो आने वाले समय में इस डाटा की खपत को बढ़ाने वाला है और भारत जैसा देश जहाँ बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है, 22 तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और अगर डायलेक्ट्स में जाएंगे तो शायद 17,000 डायलेक्ट्स हैं यहाँ पे। तो उस सिनेरियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ में जो प्रयोग है वो अपने आप में क्रांतिकारी होने वाला है और मुझे तो ये लगता है कि ये जो भाषणी मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का, ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग में अगला यूपीआई होने वाला है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है जहाँ से आप प्लग इन करिए ओपन एपीआई के थ्रू और किसी भी तरह की एप्लीकेशंस में इसको यूज़ कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर। मिनिस्ट्री बहुत सारे फील्ड्स में काम करती है और हमारे साथी महावीर जी ने आईटी के देश के परिदृश्य को आपके सामने रख दिया है, तो मैं उसमें से बहुत दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूँगा कि आईटी की इम्पोर्टेंस इतनी हो गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 3 डिवीजन है जो इस पर डेडिकेटेड है। एक के जेएस तो आप खुद ही हैं, नेक्स्ट डिवीजन जो कहलाता है न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीजन, एक साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन है जो इसी पे फोकस्ड है और तीसरा आईटेक डिवीजन है जो भारत की टेक्नोलॉजीज के माध्यम से दूसरे देशों की मदद करता है और उनको टेक्नोलॉजी में ग्रो करने में हेल्प करता है।
तो एमईए जैसे मिनिस्ट्री में 3 डिवीजन स्पेसिफिकली आईटी के लिए डिवोट होना, ये दिखाता है हमको कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी हो गई है। मैंने अपनी मिनिस्ट्री में अपने साथियों से पूछा कि भाई ये बताइए आपके डिवीजन उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं, तो मुझे बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज मिला। इनफैक्ट मैं कुछ जो बातें मेरे पास हैं मैं लिख के लाया और मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे लिए सुखद आश्चर्य था, तो आपके लिए भी बहुत सारे लोगों के लिए होगा, ये सरप्राइजिंग होगा। मुझे बताया गया कि एसटीपीआई के जो रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले 2019-20 में करीब 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट्स करते थे, जो आज बढ़ के 41,000 करोड़ हो गया है। 5 साल में सीधे सीधे डबल हो गया। मेरे लिए काफी हद तक ये अविश्वसनीय था, लेकिन ये आंकड़ों पे है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर हम एसटीपीआई की बात करें तो जितने सेंटर्स उत्तर प्रदेश में चलते हैं, ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, बड़ा स्टेट है, लेकिन 5 सेंटर आज की डेट में काम कर रहे हैं। 4 नए सेंटर हैं जो तैयार हैं या हो रहे हैं। हमारा एसटीपीआई का नोएडा सेंटर जो है वो सबसे बड़ा सेंटर होता है। उसके बाद लखनऊ में है, कानपुर में है, प्रयागराज में है, मेरठ में 2 साल पहले ही बन के तैयार हुआ है, चालू हो चुका है। आगरा बिल्कुल तैयार है इनॉग्रेशन के लिए। बरेली नया सेंटर सैंक्शन हुआ है, गोरखपुर में है, वाराणसी में है। तो 9 सेंटर एसटीपीआई के उत्तर प्रदेश में चलते हैं। सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में जब हम लोग चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया हमने, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को हमने आमंत्रित किया कि कौन कौन ऐसे हैं जो वीएलएसआई डिज़ाइन में पढ़ाई करा सकते हैं, और टारगेट रखा कि अगले 5 साल में 85,000 ग्रेजुएट्स हम तैयार करेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर फैब इकोसिस्टम इंडिया में आ रहा है, तो हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी, इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी। तो उसमें से 6 इंस्टीट्यूशन, जिसमें मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ गोरखपुर वो भी शामिल है, वो उत्तर प्रदेश में है, जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी नाइलेट, जिसको अब यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल चुका है, उसके 2 सेंटर उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। जो मुख्य सेंटर है वो गोरखपुर में है, और जो एसोसिएट सेंटर है वो लखनऊ में है। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पिछले 5 साल में लगभग 1 करोड़ युवाओं को किसी न किसी स्किलिंग प्रोग्राम से छुआ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम ई गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें, तो आधार इस मिनिस्ट्री का जो प्रोग्राम है आप सब जानते हैं, लगभग 22 करोड़ 50 लाख लाइव आधार उत्तर प्रदेश में आज की डेट में है, और एनरोलमेंट का प्रोसेस कंटिन्यूअस है। अब तो स्थिति यह है कि जो 5 साल के कम के बच्चों के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं उनका साथ के साथ आधार रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यानी कि बिल्कुल करंट जो भी नए एलिजिबल लोग आधार सिस्टम में जुड़ते हैं उन सबका आधार रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और ये आप जानते ही हैं, जैसे महावीर जी बता रहे थे कि जो हमारी जैम ट्रिनिटी है, जनधन अकाउंट्स, आधार और मोबाइल, इन 3 चीज़ों ने मिला के फिनटेक सेक्टर को पूरी तरह से बदल दिया है। और आज हर आदमी जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है। आप में से अधिकांश लोग, मुझे लगता है कि कैश रखना छोड़ दिया होगा शायद वैलेट में, मोबाइल फ़ोन है, टैप किया, और छोटी से छोटी जगह पे, मतलब पान की दुकान पे जाइए, सब्जी वाले के पास जाइए, ठेले पे जाइए, कहीं भी जाइए, मोबाइल टैप करिए और फिर जो है वो बॉक्स में से आवाज़ आएगी 118 रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ। ये परिदृश्य और देशों में नहीं है, ये हमारे यहाँ है केवल। और ये है आईटी की पावर, जिसने इसको इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है कि मासेस, आम जनता इस प्रोग्राम से इस तरह से जुड़ चुकी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। इस बात के बावजूद भी कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन कुछ खास बात है भारतीयों में कि टेक्नोलॉजी के प्रति जो है बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट करते हैं। इसीलिए शायद आईटी सेक्टर में हम लोग जो है इतने सालों से वर्ल्ड में लीडर हैं। बट एक चेंज जो पिछले 5-7 साल में मैं देख रहा हूं, अब हम सर्विसेज से प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं एक लेवल। अब तक हमारी सारी की सारी आईटी इंडस्ट्री जो है सर्विसेज ओरिएंटेड होती थी, बीपीओ ऑपरेशंस, ओवरसीज सर्विसेज प्रोवाइड करना।
नाउ वी आर कमिंग आउट विद न्यू प्रोडक्ट्स, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारी कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, नए से नए चीज़ें कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में इतने सारे सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं। हमारे अपने कंपनियां हैं, डाटा सेंटर्स, बहुत सारे लोग आज यहाँ मौजूद हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेटी में जो एम्पैनल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसमें से 11 पूरी तरह से भारतीय हैं, जो अपने आप में एक बड़ा नंबर है। इस बात के बावजूद भी कि बहुत सारे बहुत बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं, 11 भारतीय कंपनियां खड़ी होना यहाँ पे, और कई लोग आज यहाँ शामिल भी हैं, तो मुझे बेहद खुशी है कि वो इस डिजिटल भारत समिट 2024 उत्तर प्रदेश में पार्टनर्स हैं और आपने उनको यहाँ इकट्ठा किया है और उनको यहाँ लाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी बात भी यहाँ रखेंगे कि किस तरह से भारतीय उत्पादों को आईटी सेक्टर में, साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में, एआई के सेक्टर में किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। 10,342 करोड़ से इंडिया एआई मिशन स्वीकृत हुआ है मिनिस्ट्री में, जिसका मुख्य काम यही होगा कि एआई के लिए कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, ताकि रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, कंपनियां सब मिलके इसमें रिसर्च कर सकें, नए फाउंडेशनल मॉडल डेवलप कर सकें, इंडियन फाउंडेशनल मॉडल डेवलप कर सकें, इंडियन आईपी डेवलप कर सकें, और उसके ऊपर फिर जो है बहुत सारे स्टार्टअप्स और लोग मिलके एप्लीकेशंस डेवलप करें डिफरेंट सेक्टर्स में, ताकि एआई को देश में बढ़ावा मिले। इंटरनेट एक्सचेंज, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में शायद नहीं जानकारी होगी, लेकिन पूरे कंट्री में जो 77 इंटरनेट एक्सचेंज हैं, जिनको हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है NIXI, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, वो चलाता है, उसमें से 11 उत्तर प्रदेश में, इनमें 3 नोएडा में हैं, उसके अलावा कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, लखनऊ, बरेली, इन सब शहरों में इंटरनेट एक्सचेंज ऑलरेडी अवेलेबल है। ये शो करता है कि किस तरह से लेटेंसी को दूर करने की कोशिश हो रही है। एज डाटा सेंटर्स आ रहे हैं टियर 2, टियर 3 सिटीज में, और डाटा का कंजम्पशन बढ़ रहा है, चाहे वो OTT के रूप में हो या MSME द्वारा IT के अडॉप्शन हो। कोविड जहां एक और काफी दुखद पीरियड था, लेकिन IT सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिला, इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने उसे अडॉप्ट किया, और IT का ग्रोथ रेट उन 2 सालों में 18 से 20% ग्रोथ के साथ बढ़ा। हालांकि अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जिस तरह से AI और बाकी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मुझे उम्मीद है कि ये ग्रोथ रेट मेंटेन रहने वाला है और बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। जो 4.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उसमें से 1,16,000 कॉमन सर्विस सेंटर केवल उत्तर प्रदेश में है। जब कॉमन सर्विस सेंटर शुरू हुए थे तो हम सिंगल डिजिट में सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते थे। आज की डेट में आपको जान के हैरानी होगी कि कॉमन सर्विस सेंटर 400 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। 400 सर्विसेज आर अवेलेबल फ्रॉम द कॉमन सर्विस सेंटर्स। कितने ही डिपार्टमेंट्स, अब तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो अपनी सर्विसेज जो है कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू दे रही हैं, और उनके टाइप्स हैं CSC के साथ में, और वो उनकी सर्विसेज को सिटीजन तक, डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है उसके माध्यम से, VLE कहलाता है हमारा जो CSC संचालक है, उसके माध्यम से जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। डिजी लॉकर एक फैसिलिटी है जिसके माध्यम से हम डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करते हैं, आपका वेरिफिकेशन करते हैं। 2,84,00,000 डिजी लॉकर यूजर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम देखें कि टोटल 13 ही करोड़ हैं, तो ये नंबर उस दृष्टि से बहुत ज्यादा हो जाता है उत्तर प्रदेश में। उमंग हमारा एक प्लेटफॉर्म है। इस उमंग एग्रीगेटर है बहुत सारी सर्विसेज का, जिसमें कोई भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, PSUs जो अपनी सर्विसेज देते हैं, वो इस ऐप में अपनी सर्विस को ऐड कर सकते हैं। ये ऐप्स का एग्रीगेटर है। और आपको जान के हैरानी होगी कि उमंग पे आज की डेट में 5,000 से भी ज्यादा सर्विसेज हैं। आपको कहीं भी किसी स्टेट का कोई बिल पे करना हो, आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। कोई चालान जमा करना हो, इसके माध्यम से कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट एक्सेस करना हो, आप इसके माध्यम से कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के एजुकेशनल बोर्ड के। इसमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं। बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है इससे जुड़ा है, मेडिकल हेल्थ, यूपी मेरा राशन, परिवहन सेवा, वाहन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, SCVT, ये सब के सब इनकी जो सर्विसेज हैं वो उमंग पर अवेलेबल हैं उत्तर प्रदेश से। करीब 7 करोड़ ई-साइन का इस्तेमाल अकेला उत्तर प्रदेश करता है। ई-साइन की फैसिलिटी जो हमारे CDAC और NIC के माध्यम से दी जाती है, 7 करोड़ साइंस यूज करता है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश उन कुछ गिने चुने स्टेट्स में से है जिन्होंने ई ऑफिस को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचा दिया है। अनिल जी बता रहे थे इसके बारे में। अदरवाइज ज्यादातर स्टेट्स में ये स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे है और वहां भी सारे के सारे डिपार्टमेंट सैचुरेट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लगभग सारी मिनिस्ट्रीज जो है ई ऑफिस को इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाना और वो भी इतने बड़े स्टेट पे ले जाना और उनको सैचुरेट करना, मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है ये उनका बहुत सराहनीय प्रयास है। इसके अलावा हार्डवेयर सेक्टर में भी अगर हम देखें तो एक एमसिप स्कीम है हमारी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25% कैपेक्स सब्सिडी हम देते थे। तो 41 प्रोजेक्ट हैं वो उत्तर प्रदेश में सैंक्शन हैं, जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट 12,500 करोड़ है। इसके अलावा हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 115 करोड़ की लागत से नोएडा में सैंक्शन है। हमारी एक स्कीम है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर, स्पेक्स स्कीम के नाम से। उस स्पेक्स स्कीम में 5 एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव हुई हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट 4,700 करोड़ है, जो उत्तर प्रदेश में लगने के लिए है। तो ये हार्डवेयर सेक्टर में भी नोएडा एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। ऑलरेडी बहुत सारी मैं कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में मोबाइल फोन जो बन रहे हैं इंडिया में, उसका एक लार्ज पोर्शन जो है वो उत्तर प्रदेश से आता है। 7 डाटा सेंटर्स नोएडा में है, 1 लखनऊ में है, 8 डाटा सेंटर्स, बड़े डाटा सेंटर्स उत्तर प्रदेश में है। तो मैं ब्रीफ में इतना कहना चाहूंगा और समय को ध्यान में रखते हुए, मेरे पास बहुत सारे आंकड़े और मैं शाम तक ऐसे ही बोल सकता हूं उत्तर प्रदेश के बारे में जो हो रहा है, लेकिन जिस गति से उत्तर प्रदेश आईटी के सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और जो ग्रोथ है, मुझे विश्वास है, मतलब आशा ही नहीं पूरी तरह से विश्वास है कि हम बहुत जल्दी बहुत सारे स्टेट जो लीडिंग स्टेट्स कहलाते हैं आईटी में, उत्तर प्रदेश में वो पोटेंशियल है कि हम उनको ओवरटेक कर सकते हैं। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी पार्टनर्स को जो यहाँ आए हैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो यहाँ आए हैं उत्तर प्रदेश में और यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, यहाँ के बारे में आईटी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, सिटीजन्स को गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए। और गवर्नमेंट बहुत कीन है। पिछले 1 महीने में ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है जो मैं लखनऊ में अटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये शो करता है कि गवर्नमेंट का खुद का कितना इंटरेस्ट है। सो ये बहुत ही पॉजिटिव साइंस है सारे के सारे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका परिणाम निकलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।